हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहां पर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस के टर्म 2 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को। साइंस के लिए कौन सा चैप्टर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यानी कि जो केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको आज इस वीडियो में कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। तो भैया आप लोग के टर्म 2 के डेट्स आ चुके हैं। 26 अप्रैल से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। डेट शीट जब आएगा तब आपको पता चल भी जाएगा और मैं भी बता दूंगा। तो इसलिए हम लोग पूरी जोर तोर से तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 की। उसमें हमारा ये पहला वीडियो है साइंस के लिए। और यहां पर आज हम लोग कंप्लीट एक शॉट में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। भाई चैप्टर का नाम ही आपके सामने है और सामने ही आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पढ़ना क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब क्या? मतलब हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है और साथ में कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आप सोचिएगा सर ये कार्बन क्या चीज है, कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग को पूरा एक चैप्टर इस पर पढ़ना है। ये तो भाई बात सही है कि कार्बन में ऐसा क्या है कि कार्बन के बारे में हम एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम कार्बन को जान लेते हैं कि कार्बन आखिर है क्या। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है ये आपको पता होगा। एलिमेंट एक तरीके से बेसिक हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा जो आसपास का मटेरियल वर्ल्ड है, चाहे मैं हूं, आप हूं, ये कैमरा है, यहां पर टेबल चेयर जो भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें क्या है, उन सभी का बेसिक फॉर्म क्या है? एलिमेंट है। अब यहां पर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को आप अपने घर में, जो आपका घर बनता है उसमें जो ईंटें लगती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा है एलिमेंट के बारे में। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का एलिमेंट है। अब भैया बोलिएगा कि कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन के अलावा भी तो एलिमेंट है। जी हां, कार्बन की बात करें तो कार्बन के अलावा टोटल कुल मिलाकर हमारे वर्ल्ड में अभी तक 118 एलिमेंट्स मिले हैं। तो बोल रहे हैं कि सर अभी तक मतलब क्या? कि नए नए एलिमेंट्स हमेशा मिलते रहते हैं, बनाए जाते हैं, खोजे जाते हैं। तो यहां अभी कितने नंबर हैं? 118। अब यहां पर बात है कि 118 में से सिर्फ एक एलिमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और यह कौन सा है? कार्बन। यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन को पीरियोडिक टेबल में। अब यहां पर कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, इन सभी को छोड़कर। तो भैया कार्बन में क्या खास है? ऐसा क्या चीज है कार्बन में? बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। आगे हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन जो है उसके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। अब कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात से ध्यान लगाइए कि आपको क्लास 10th में कुल मिलाकर कितने चैप्टर पढ़ने हैं। साइंस में कुल मिलाकर 16 चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। उसमें से एक चैप्टर आपका स्पेशल कार्बन के बारे में है। आपको टर्म 1 टर्म 2 करके कुछ चैप्टर्स को हटा भी दिया गया सिलेबस में से, लेकिन इस चैप्टर को नहीं हटाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का एलिमेंट है। एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक वेट कितना है? 12 है। शॉर्ट में जान लीजिए 12 है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसका स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट है। मतलब क्या? 20 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर यह किस फॉर्म में पाया जाता है? तो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? कार्बन। ये तो भैया सिंपल चीज है, नाम तो कार्बन ही रहेगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p2। मतलब क्या? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ये उतना अभी जानने का जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूं। सिंपल टर्म्स में बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्यों यहां पर बताया जा रहा है? भैया सारा जो कहानी है ना कार्बन का, सारा इंपॉर्टेंस इसी चीज की वजह से है। तो यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कार्बन का वैलेंसी, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर देखें तो यहां पर आगे देखें तो यह है आपका कार्बन। कार्बन का आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीच में आपका यहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ठीक है, अब सेकेंड जो सेल है आपका, आउटर मोस्ट सेल जो है कार्बन का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3
4, कितने 4 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 4, आउटर मोस्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यह क्यों बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी की वजह से कार्बन का सारा इंपॉर्टेंस है, सारा वैल्यू है, सारा कहानी चल रहा है कार्बन का। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे क्या है। आगे यहां पर बात करें तो कार्बन की वजह से, कार्बन के इंपॉर्टेंस की वजह से पूरे केमिस्ट्री को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे कितना इंपॉर्टेंस है कि पूरा केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच बना दिया गया है कार्बन के नाम पर। तो कार्बन में आपका एक ब्रांच होता है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल, जो भी कंपाउंड या फिर जो भी आपका केमिकल है, कंपाउंड है, रिएक्शन है जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है, वो अगर हम पढ़ रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्से आ जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से जुड़े हुए जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं, जितने भी आपके वर्क होते हैं, सभी चीजें आपका कार्बन से जुड़े हुए एक अलग, ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको यहां पर ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए कि हाँ कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शंस कार्बन वाले आपके कंपाउंड्स वगैरह होते हैं जिनको कि ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा जाता है। कार्बन को छोड़कर जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे, जितना भी रिएक्शन होगा वर्ल्ड में, जितना भी जो भी चीज होगा, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे किस चीज में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के आधार पर हम लोग केमिस्ट्री को डिवाइड 2 पार्ट में कर देते हैं, ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब यहां पर डेफिनेशन दिया गया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम लेता हूं और इसको बता देता हूं। भाई डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर स्टडीड। मतलब कि कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, सभी चीजों को कहां पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर और क्या बताया जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी कंटेन कर सकते हैं। मतलब कि कार्बन अकेले सिर्फ काम नहीं करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कोई भी एलिमेंट के साथ अगर जुड़कर कार्बन क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, तो उसको हम कहां पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये तो एकदम शॉर्ट में हो गया डेफिनेशन, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि आपको ऑर्गेनिक में कार्बन के कुछ कंपाउंड्स को हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कार्बन के इंपॉर्टेंस के ऊपर। मतलब रियल वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में, आसपास की दुनिया में क्या हमको ऐसा कुछ दिखता है कि कार्बन इंपॉर्टेंट है, कहां पे कार्बन यूज होता है, कहां पे फायदा होता है, कहां पे वो हमको काम देता है। अब यहां पर देखें तो इंपॉर्टेंस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन की बात करें ना, तो कार्बन आपके आसपास हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। है बहुत कम क्वांटिटी में पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज्यादा है। कितना है, हम आइए कुछ पॉइंट देखेंगे। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ भी दे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, तो आप आसानी से इसको लिख कर आ सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कार्बन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द नॉन लिविंग सिस्टम्स एंड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट। समझ लीजिए कितना बड़ा बात है कि कार्बन जो है ना, उसी की वजह से जीवन संभव है हमारे अर्थ पर। अगर कार्बन ना हो तो हमारा, आपका, पेड़ पौधों का, किसी का जीवन संभव नहीं होने पाएगा। कोई जिंदा नहीं रहने पाएगा अगर कार्बन नहीं रहेगा। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, carbon is a main element in all living matter, as well as carbon is found mainly in all substances that we get from living things। मतलब कि जितने भी लिविंग मैटर देख रहे हैं, मैं हूं, आप हैं, कोई भेड़ बकरी है, कोई पेड़ पौधा है, जो भी चीज में जीवन है वहां पर क्या है, कार्बन मौजूद है। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है। इस तरीके से सांस लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, लगातार हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपने शरीर को चलाने के लिए। और कार्बन उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये तो ओवरऑल आपको बता दिया गया कि कितना इंपॉर्टेंस है, ये आप समझ जाइए। लेकिन अगर आपको पॉइंट वाइज बना के लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा? आप लिखिएगा आवर फूड, हमारे जितने भी फूड आइटम हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तुरंत मैंने ऊपर बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, कार्बन या फिर कार्बन और भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब मिलकर कंपाउंड बनाता है तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। जैसे कि हमारा राइस, फ्लोर, शुगर, प्रोटीन, विटामिन सभी किस चीज से बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डेली लाइफ में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कॉटन के कपड़े हो गए या फिर फैब्रिक हो गए, नाइलन, टेरिलीन, इसके अलावा जितने भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, पेन, इंक, शूज, सभी किस चीज से बने हुए होते हैं? कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में जितनी भी दवाइयां आप खाते हैं, जितने भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, सभी किस चीज से बनती हैं? कार्बन से बनती हैं। तो हर जगह भैया कार्बन 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 ही है कि हमारा जीवन पॉसिबल है, और हम इस्तेमाल भी कार्बन से बने हुए चीजों को ही करते हैं। साथ में हम जो पेट्रोल, ऑयल, रबर, टायर, डीजल जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज से बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। ठीक है, साथ में जो आप मेकअप वगैरह का चीज इस्तेमाल करते हैं वो भी किस चीज से बनता है? आपका कार्बन से बनता है। साथ में यहां तक कि तेल, सोप, फोटो फिल्म सभी चीजें आपके कार्बन से बने हुए हैं। प्लास्टिक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि भैया प्लास्टिक किस चीज से बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। साथ में जो बम धमाका ये सब होता है वो सभी कार्बन से बना हुआ है। तो शॉर्ट में समझ गया कि भाई पॉइंट वाइज क्या आप कह सकते हैं, तो हां ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि भाई कार्बन पाया कहां जाता है, कार्बन मौजूद कहां है। तो देखिए हमारे वर्ल्ड में जो कार्बन है ना वो दो फॉर्म्स में, दो जगहों पर पाया जाता है। मतलब दो फॉर्म्स में या फिर दो जगहों पर पाया जाता है। पहला तो हमारे पृथ्वी के अंदर अर्थ क्रस्ट में, और दूसरा हमारे आसपास जो हवा मौजूद है, एटमॉस्फेयर मौजूद है वहां पर। अगर हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट होता क्या है वैसे पहले ये जरा सा हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ये तो आपने क्लास 7 में पढ़ा है और भी क्लासेस में पढ़े हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो इसी अर्थ क्रस्ट में जो हमारा कार्बन है यह भी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? हमारे अर्थ क्रस्ट का मात्र 0.02% है। कितना है? 0.02% है। ठीक है, अब यहां पर यह डायरेक्टली कार्बन रूप में पाया नहीं जाता है, बल्कि मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोल के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही एटमॉस्फेयर में भी हमारा कार्बन मौजूद है, लेकिन वो डायरेक्टली कार्बन के रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है। और ये मौजूद है कितने अमाउंट में? 0.03% है पूरे एटमॉस्फेयर का। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे अर्थ पर, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या फिर पृथ्वी के बाहर, अर्थ पर कितनी कम क्वांटिटी में कार्बन मौजूद है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। अब साथ में देखिए तो यहां पर और भी कहां पाया जाता है? तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी में कार्बन पाया जाता है। और सभी लिविंग बीइंग्स किस चीज से बने हुए हैं? कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पर देखें तो आगे हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। अब ये बॉन्डिंग इन कार्बन हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसलिए पढ़ रहे हैं, मैंने शुरू में ही क्या कहा था कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वही सारे कहानियों की जड़ है। सारी बात वहीं पर आकर अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, यानी कि फर्स्ट आपका लेयर में 2 और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी पर सारी कहानी लटकी हुई है, और इसी की वजह से कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर और भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जिससे हमें यह सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2,4, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि देखिए हमारे पास कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर ये तो इमेज मैंने आपको पहले भी दिखाया और पहले भी समझा दिया। ठीक है,
अब यहां पर आगे देखते हैं तो आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्या करने के लिए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए। अब भैया ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब यहां पर देखिए तो यहां पर आप जरा सा इस पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, यहां पर आपका है कार्बन और यहां पर ये कोने में जो आप ये एलिमेंट्स देख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं? ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस कहने का मतलब कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है ये फुल है। फुल कहने का मतलब क्या हुआ? फुल कहने का मतलब कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, हीलियम में। मतलब क्या है? ये ना किसी से रिएक्ट करेगा ना किसी से कोई मतलब रखेगा। मतलब कि इनको आप कह सकते हैं कि पूरा पीरियोडिक टेबल का ये संत महात्मा है कि भैया हम इस दुनिया के मोह माया को छोड़कर जा रहे हैं, हम जा चुके हैं। इस दुनिया के मोह माया में हमको नहीं फंसना है, ना किसी से दोस्ती करना है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ भी नहीं करना है। हम जा रहे हैं हिमालय पर, वहीं रहेंगे, वहीं सब जो करना होगा करेंगे। तुम लोग दुनिया के मोह माया में फंसते रहो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन लो, दोस्ती करो, शेयरिंग करो, जो करना है करो। और सभी इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं कि भैया हम लोग भी इनके जैसा बन जाएं। क्या करें? अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में उसको दे दें, अगर कम पड़ रहा है तो ले लें, अगर भाई 4 है तो क्या करें? जोड़ी बना लें और क्या बन जाएं? इनके जैसा बन जाएं, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लें। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोले तो सिंपल बात में कहिए तो संत महात्मा आपके पीरियोडिक टेबल के, ये किसी से रिएक्शन वगैरह जनरली नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल समझिए कि भाई दोस्ती दुश्मनी कुछ भी नहीं करते हैं, अलग अपना झोपड़ी में बैठकर पूजा वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, और यही चीज चाहते हैं हर इलेक्ट्रॉन, हर एलिमेंट यही चाहता है कि वो क्या करे? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो प्राप्त करे जिससे वो जो है वो एक तरीके से स्टेबल हो जाए। उसके अंदर की मोह माया जो है इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की या शेयरिंग करने की, सारी खत्म हो जाए, सारा झंझट दुनिया का समाप्त हो जाए। ये सारे आपके एलिमेंट्स चाहते हैं। लेकिन यहां पर हमने क्योंकि देखा कि भाई ये जो हमारा एटम है आपका कार्बन का एटम, इसमें आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आ जाता है? प्रॉब्लम यह आ जाता है कि यहां पर जो आपका कार्बन है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है और आसानी से दे भी नहीं सकता है। अब ये क्या चीज है, ये जरा सा समझते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है, सॉरी, यहां पर अब इस चीज को समझने से पहले, यानी कार्बन दे भी नहीं सकता ले भी नहीं सकता, उससे पहले हम थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग समझ लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनता है, कितने प्रकार के बनते हैं। तो यहां पर देखिए 2 प्रकार का हमें केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? देखिए एटम्स हमेशा ट्राई करते हैं कि वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म प्राप्त करें, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करें। अब वहां पर क्या होता है, इसके लिए वो क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं, और वो क्या करना चाहते हैं? ऑक्टेट रूल को फुलफिल करना चाहते हैं। मतलब क्या? मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं। मतलब हीलियम में 2 होता है आउटर मोस्ट सेल में, और में 8 इलेक्ट्रॉन वो क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर एटम में ऐसा नहीं है, जैसा कि हमने कार्बन में देखा कि 4 हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है, 4 हैं आउटर मोस्ट में, तो अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन वो गेन करने की कोशिश करेंगे, या तो लूज करने की कोशिश करेंगे, या फिर शेयर करने की कोशिश करेंगे बॉन्ड बनाकर। अब यहां पर इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहां पर देखिए बॉन्डिंग 2 प्रकार के मेनली होते हैं, और भी प्रकार के होते हैं लेकिन उनको यहां पर आपको नहीं पढ़ना है। आपको यहां पर आयोनिक बॉन्ड समझिए और साथ में कोवैलेंट बॉन्ड समझिए। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इसमें होता है कि जो आपका एटम होता है, 2 एटम होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं और इस तरीके से दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर लेते हैं। कैसे? यहां पर देखिए, यहां पर एग्जाम्पल है किस चीज का? सोडियम है, यहां पर सोडियम एटम Na, क्लोरीन एटम यहां पर क्या है?
आपका Cl। अब इन दोनों ने देखा कि भैया हमको जो चाहिए वो तुम दे सकते हो और तुमको जो चाहिए वो हम दे सकते हैं। कैसे? जो सोडियम है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और वहीं जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको मात्र एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो इस वजह से इन दोनों ने बोला कि चलो भैया पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप क्या करते हैं कि तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो और तुम भी खुश हम भी खुश, तुम भी संत बन गए हम भी संत बन गए, दुनिया के मोहमाया से दोनों मुक्त हो गए। तो यहां पर क्या हुआ? इन दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया और यहां पर क्या हो गया? इनके बीच में ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पर ये आपका होता है क्या? आयोनिक बॉन्ड। अब ये ऐसा होने की वजह से ये सोडियम आयन कटायन बन जाता है और ये आपका क्लोराइड आयन बन जाता है। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। ये तो हमें ज्यादा डिटेल में जानना नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा प्रकार का बॉन्ड हो गया। दूसरा प्रकार का बॉन्ड ये होता है, बोलता है कि भैया देखो, देना लेना नहीं करना है, ना तुम दोगे ना हम देंगे, दोनों को क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, दोनों को साथ में पार्टनरशिप में धंधा चलाएंगे और दोनों को प्रॉफिट लेंगे। कैसे? ये देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें कि क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब कि मेरा इलेक्ट्रॉन हम भी इस्तेमाल करेंगे, तुम भी करो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम भी इस्तेमाल करना, हम भी करेंगे, और दोनों शेयर करके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? संत महात्मा बनेंगे, दोनों दुनिया के मोहमाया से मुक्त हो जाएंगे। ये यहां पर कोवैलेंट बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और ये जो आपका एटम होते हैं ये सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है, कार्बन और कोई दूसरा भी हो सकता है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल है H2O का। H2O यहां पर बन रहा है, H2O यहां पर बन रहा है तो H हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां एक और हाइड्रोजन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो गया? ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट सेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या हुआ कि भैया देखो, हाइड्रोजन ने बोला कि भैया हमारा इलेक्ट्रॉन तुम इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन हम इस्तेमाल कर लेंगे, मेरा तुम एक इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा एक हम इस्तेमाल कर लेंगे। इन तीनों ने मिलकर क्या बना लिया? जोड़ी बना लिया, पार्टनरशिप बना लिया, और इसी वजह से ये आगे चलकर क्या बन गए? इनके बीच में बन गया कोवैलेंट बॉन्डिंग। मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गया, शेयरिंग हो गया। और यहां पर हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए? 2 चाहिए थे। दूसरे हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे। और यहां पर ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे? 8 चाहिए थे कितने? 6। तो यार इससे एक लिया, इससे एक लिया, हो गया इसके पास 8। इससे ऑक्सीजन से एक लिया इस हाइड्रोजन ने, एक इसने, दोनों के पास 2-2 हो गए। सभी तीनों की जरूरत पूरी हो गई और तीनों इस दुनिया के मोहमाया से मुक्त हो गए। तो यह एक प्रकार से होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो आपके एटम्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग, जो कि आपके कार्बन में भी बनता है। तो यहां पर आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग क्लियर हो गया, बेसिक आप समझ गए कि भैया कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है और किस तरीके से शेयरिंग करके ऑक्टेट रूल सभी अपना पूरा करते हैं। तो फिर से वापस हम कहां पर आते हैं? अपने कार्बन के ऊपर आते हैं। तो कार्बन को यहां पर देखिए, कार्बन के पास क्या है? कार्बन के पास यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब भैया 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये किस प्रकार का बॉन्डिंग बनाएगा? आयोनिक बना सकता है क्या? नहीं भैया, बहुत मुश्किल है, आयोनिक बना नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4, 2 and 4 है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 4 जोड़ना पड़ेगा और 8 बनाना पड़ेगा आउटर मोस्ट सेल में, सॉरी,
या फिर इसको 4 लूज करना पड़ेगा और यहां पर 2 करना पड़ेगा आउटर मोस्ट शेल में। तो ये दोनों चीज इसके लिए करना मुश्किल है। कैसे मुश्किल है ये हम समझते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरा सा समझिए, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे तो यहां पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है पूरा चैप्टर ही आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक से आपको सीधे पूछ देगा एक्सप्लेन दिस, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको मैंने अलग से रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, कार्बन इज नॉट एबल टू अचीव स्टेबिलिटी बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, वाई सो? हाउ डज कार्बन गेन स्टेबिलिटी? कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है, ऐसा क्यों है? और अगर कार्बन स्टेबिलिटी प्राप्त करता है तो कैसे प्राप्त करता है? तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको कई तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन आप सही तरीके से इस पूरे प्रोसेस को समझ गए तो आप इसको अच्छी तरीके से बता भी सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से पूछे, ठीक है। अब यहां पर आगे आंसर देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो C4 माइनस अनायन बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि जो कार्बन है यह बहुत ही छोटा एटम है। बहुत ही छोटा एटम इसलिए है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में आपका 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अब यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो यहां पर कितने बन गए? 8 आपके बन गए। क्या? 8 आउटर मोस्ट सेल में आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, और इनर सेल में कितने हैं? 2 हैं। कुल मिलाकर आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितना है? मात्र 6 है। तो यहां पर ये जो आपका नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जिसमें कि आपका आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर जो प्रोटॉन की संख्या कम है उसकी वजह से जो ये आपका एटम है ये इन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं करने पाएगा, उसके पास इतना पावर नहीं है। समझ गए? सिंपल बात यही है। इसके बाद अगर यहां पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करता है, लूज करके और 2 मात्र इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है अपने आउटर मोस्ट सेल में, यह भी आपका कार्बन नहीं करने पाएगा। क्यों नहीं करने पाएगा? इसलिए क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, जो आपका जो एटम है इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में काफी एनर्जी लगेगा, क्योंकि भैया जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसमें एनर्जी लगता है। और एक ऐसा एटम जिसमें मात्र 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से 4 आप हटाने की कोशिश करो तो भैया बहुत एनर्जी लगता है एटॉमिक लेवल पर, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो है ये आपका कार्बन है ये ऐसा नहीं कर सकता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर ये प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गया कि भैया लूज और गेन दोनों नहीं कर सकता है कार्बन। अब ऐसा नहीं कर सकता है तो कार्बन कार्बन करेगा कैसे? कार्बन संत महात्मा कैसे बनेगा? उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो इसके लिए कार्बन क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास वो दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है। यानी कि क्या करता है? यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है और इस तरीके से कार्बन अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, ठीक है। अब यहां पर आगे एक्सप्लेनेशन है कोवैलेंट बॉन्डिंग का। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हम पहले ही समझा चुके हैं कि भैया कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम के जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग में, उन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में इन्वॉल्व होता है, वहां पर मौजूद होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम आगे देखें तो आगे यहां पर क्या है? यहां पर एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग का एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल हैं, जैसे CH4। सिंपल CH4 क्या है? यहां पर एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्डिंग को यहां पर समझाया गया है।
अब यहां पर क्या हो रहा है, CH4 है। मतलब क्या है, मतलब कि एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन आ गया, यहां पर भी एक हाइड्रोजन आ गया, और यहां पर भी एक हाइड्रोजन आ गया। चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन के एटम आ गए। इसमें क्या हुआ कि भाई यहां पर जो हाइड्रोजन है, जो चारों ये हाइड्रोजन हैं, इनके पास तो है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। इन लोगों को भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट यानी कि 2 पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में 2 करने के लिए। अब यहां पर कार्बन को चाहिए कितने, 4 चाहिए अपना 8 पूरा करने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन बोलेगा भैया देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको तुम ले लो, तुम अपना ए को दे दो, यहां वाला हमको दे दो और इसको ले लो। मतलब इन दोनों का पार्टनरशिप हम लोग कर लेते हैं। ई बोल दिया कार्बन इसके साथ, इसके पास आया, बोला कि देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन है एक ठो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का यहां पर पार्टनरशिप कर दो। इधर पार्टनरशिप एगवाव कर लिया, इधर आया, बोला कि इसको इसके साथ जोड़ी बना दो और इसको दोनों को तुम भी इस्तेमाल करो, हम भी इस्तेमाल करते हैं, और इधर आकर ये वाला का पार्टनरशिप यहां कर दिया। तो चारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और इन चारों ने भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा एक बार ऐसे चक्कर लगाएगा और फिर एक बार घूम के जाकर इसका चक्कर लगाएगा। इस तरीके से ये चक्कर लगाते रहेगा और दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में घूमते रहेगा और क्या होगा, दोनों के ऑक्टेट रूल को पूरा कर देगा। ये भी महात्मा जी बन गए और ये भी महात्मा जी बन गए, सभी महात्मा जी बन गए और सभी खुश हो गए। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग बना। अब यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना तो यहां पर एक चीज हमें समझना है कि भैया देखो, यहां पर जब भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, हमेशा शेयरिंग होगा ना तो पेयर का होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी देगा। ये दोनों जब आपस में शेयर करेंगे तो यहां पर शेयर करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बना है। यहां पर क्या बना है, बॉन्डिंग हुआ है, केमिकल सिंगल बॉन्ड हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड का। यहां पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हुआ तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रकार का सिंगल बॉन्ड यहां पर बन गया। इसी तरीके से यहां पर भी और यहां पर भी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब पेयर में हमेशा होता है, जब भी शेयरिंग होगा तो ऐसा नहीं है कि भाई पार्टनरशिप होता है। तो पार्टनरशिप कैसे होता है कि चलो नया दुकान लगाते हैं, दुकान लगाते हैं तो भैया नया दुकान लगाने में 10 लाख रुपया लगेगा, तो 5 लाख हम लगाएंगे, 5 लाख तुम लगाना, दोनों कोई का दुकान आधा आधा। ऐसा थोड़ा होता है कि 10 लाख रुपया हम लगा दिए और 50% पार्टनरशिप तुमको दे देंगे, क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप हमेशा होता है तो उसमें दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर भी यही होता है, ठीक है, समझ गए। तो यहां पर आपका क्या हो गया, मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझ गए कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ठीक है। आगे यहां पर है आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल के बारे में हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन फिर से यहां पर हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में हम यहां पर क्या देखते हैं, वही चीज है कि यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन को 2 चाहिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करा देता है और 2 इसको, ये अपना इसको दे देता है, ये अपना इसको दे देता है। मतलब कि मेरा वाला तुम भी इस्तेमाल करो और तुम्हारा वाला हम भी करेंगे। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। ऑक्सीजन का वैसे पूरा करने के लिए इसके साथ भी पेयरिंग करना पड़ा, तो 2 जगहों पर पार्टनरशिप किया और इसका क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहां पर देखिए एक चीज जो आपको बता देता हूं कि देखिए, जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया और एक ऑक्सीजन ने दिया, तो यहां पर हम सिंगल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इसने दिया, तो यहां पर भी सिंगल लाइन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। ये आपका समझ लीजिए, ये आपका जान लीजिए, ठीक है। आगे देखें तो आगे वही चीज इसको एक्सप्लेन किया गया है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां पर यह भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड की अब हमें प्रॉपर्टीज समझनी है। तो यहां पर आपको कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ में इस प्रॉपर्टीज को भी बढ़िया से समझिएगा, प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी लिख कर आइएगा अगर पूछा जाएगा तो यहां क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है द कंपाउंड कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड
कोवेलेंट कंपाउंड्स, मतलब कि वैसे कंपाउंड जिनमें कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए जो कंपाउंड बनता है वो आपका क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। उसमें क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं कि भैया जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वो जनरली लिक्विड होते हैं और गैसेज होते हैं, कुछ ऐसे आपके कंपाउंड होते हैं जो कि सॉलिड होते हैं। ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद दीज आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि ये जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट्स में आपका क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, आपका इनसॉल्यूबल होते हैं, नहीं घुलते हैं। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। लेकिन इसके साथ में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब समझ गए कि जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सॉल्वेंट होता है, जैसे कि बेंजीन का हो गया, टोल्यूइन का हो गया। अब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इसको ध्यान में रखिएगा, पॉइंट आएगा लिख दीजिएगा। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा डिटेल में आप लोग का वैसे ही इस चैप्टर में से बहुत सारे चीजों को नोमेनक्लेचर वगैरह काट दिया गया है, वो तो पढ़ना ही नहीं है। तो यहां पर ज्यादा डिटेल में आपको पढ़कर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, covalent compounds have low melting and boiling points due to small intermolecular forces of attraction between the atom, यानी कि जो आपका covalent compounds होते हैं इनका जो melting point होता है और जो boiling point होता है वो काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर intermolecular forces, attraction के forces काफी कम होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, covalent compounds are generally poor conductor of electricity. This is because the electrons are shared between atoms and no charge particles are formed in these compounds. यहां पर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है जो कि क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए। लेकिन यहां पर आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, आगे यहां पर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली वोलाटाइल इन नेचर। ठीक है, यह भी हो गया। अब यहां पर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये कितने प्रकार का बनता है ये हम जरा सा समझ लेते हैं। सिंपल टर्म्स में बात करें ना तो सिंपल टर्म्स में एक लाइन में मैं बताता हूं कि 3 प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। पहला तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एक इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। उसी तरीके से अगर दो एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, मतलब दो मैं दूंगा दो तुम दो, दोनों कोई दो दो का शेयरिंग करेंगे तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद अगर 3 इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन तुम दे रहे हो, तीनों इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये 3 प्रकार के आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या बन गया, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं जो कि आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी क्या हुआ, यानी कि जैसे हाइड्रोजन का हम बात कर लें तो यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी आपस में बनाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। ये आपको इस तरीके से ऐसे जाएगा और ये इस तरीके से ऐसे जाएगा। दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों एटम का चक्कर लगाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में दोनों में घूमेंगे और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हम एक और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग आपस में करवा रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से, दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड बना। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना। ठीक है, ये समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में वही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, एक का नहीं होगा। मतलब कि क्या है, मतलब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर दूसरा ऑक्सीजन भी बगल में है, इसने कहा कि भैया देखो प्रॉब्लम है, हमको भी मुक्ति चाहिए,
तुमको भी मुक्ति चाहिए। दोनों को क्या करते हैं ना, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से क्या होगा, इसके पास 6 हैं, 2 यहां से आ गए, इसका 8 पूरा हो गया। इसके पास 6 हैं, 2 यहां से आ गए, इसका 8 पूरा हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाकर इसके भी चक्कर लगाएंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये घूमते घूमते जाकर इसका भी चक्कर लगा लेंगे। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हुए, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका भी चक्कर लगाएंगे और इसका भी चक्कर लगाएंगे। कहां चक्कर लगाएंगे, आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ये यहां पर क्या हो रहा है, ये एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी 2 दे रहा है। तो क्या हुआ, 2 बॉन्डिंग बना, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर, दूसरे इलेक्ट्रॉन का यहां पर। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हुआ और यहां पर क्या बना, डबल बॉन्ड बना। तो हम समझ गए कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या होगा, शेयरिंग होगा, सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होगा, डबल बॉन्ड। और इसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का हमारा बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में यही चीज है, थोड़ा सा चेंज है कि यहां पर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर अगर आपको एग्जांपल में देखना है, तो एग्जांपल में जैसे सिंगल बॉन्ड में हमने हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का बात कर लिया, यहां पर आपका डबल बॉन्ड के हमने O2 ऑक्सीजन का बात कर लिया। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में हम N2 का बात करते हैं, नाइट्रोजन का। अब यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 हैं। इसको कितना चाहिए एक्स्ट्रा, 3 चाहिए एक्स्ट्रा। तो इसने कहा कि भाई वाह देख, तकलीफ है, हमको भी मुक्ति चाहिए, तुमको भी मुक्ति चाहिए, 3 मुझे दे दे, मैं तुम्हें 3 देता हूं। यहां से उठा 3, 1 2 3, ये अब घूमने लगा यहां पर। अब यहां से उठे 3, ये अब जाकर घूमने लगे यहां पर। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इसके और 3 इसके, ये 6 इलेक्ट्रॉन अब दोनों का चक्कर लगाएंगे और क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। दोनों को मुक्ति मिलेगी, दोनों को परम सुख की प्राप्ति होगी और दोनों अपना महात्मा जी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब यहां पर बॉन्डिंग वगैरह हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से समझ गए। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, वो क्यों बनता है, यहां पर आपके एग्जाम्पल हमने देख लिए, कितने प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्बन में वापस आते हैं, कार्बन की कहानी फिर से पढ़ते हैं। कार्बन में अब हम पढ़ रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रॉप्स क्या चीज है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ठीक है, लेकिन यहां पर मेन चीज क्या होता है, जो कंसेप्ट है वो होता है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या चीज है, ये जरा सा हम समझ लेते हैं। एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच an element exists in more than one form and each form has different physical properties. They may also differ in molecular structure or chemical activity but identical chemical properties. यहां पर क्या हुआ, यहां पर कि देखिए जो आपका जो एलिमेंट है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, लेकिन उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा उसमें डिफरेंस रहेगा और उसकी वजह से ये आपको डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट आपको प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे अगर हम बात करें तो कार्बन की हम बात कर रहे हैं और यहां पर और यहां पर एलोट्रोप्स क्या होता है, तो दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। मतलब कि ये डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो डिफरेंट फॉर्म बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। अब यहां पर देखिए 3 हमारे पास है एग्जाम्पल, वैसे और भी कार्बन के बनते हैं लेकिन 3 हमने लिए हैं। यहां पर देखिए यह है क्या, यह है डायमंड का स्ट्रक्चर, यह है आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और यह है फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। तीनों में क्या अंतर है, तीनों में सिर्फ एक अंतर है कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना, इनका जो जिस तरीके से ये अरेंज्ड है इसमें डिफरेंस है। कार्बन में देख सकते हैं कि एक कार्बन जो है ना वो अपने अलावा 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है और वो कार्बन भी दूसरे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है, अगला कार्बन भी 4 के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है। इस तरीके से सभी कार्बन क्या हैं,
चार चार कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। अब यहां पर इससे डिफरेंस आपका आता है ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट को अगर आप देखिए तो ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। फ्री नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल फ्री जैसा ही होता है, वो आपको फ्रीली एक लेयर में घूमते रहता है, ठीक है। और ये आपका लेयर जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया। ये आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस के जरिए आपस में जुड़े हुए रहते हैं। मुझे पता है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आया, इसको हम नीचे अभी बात करेंगे, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है यहां पर अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर क्या है, यहां पर अगला स्ट्रक्चर है जिसमें कि फुलरीन है, जिसमें कि क्या है, कार्बन आपका राउंड स्ट्रक्चर बनाता है, और यहां पर इसको देख सकते हैं। अब आइए हम बारी बारी से तीनों को देख लेते हैं, तीनों क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी दिया गया है, इसलिए हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसमें बात कर लेते हैं। डायमंड क्या होता है, डायमंड आपका एक तरीके का ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें हर एक कार्बन एटम जो है वो 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरीके से कार्बन यहां हो गया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, मुझे पता है, बस ऐसे डिनोट कर रहा हूं कि इस तरीके से 4 बॉन्डिंग बनाता है, और चारों तरफ क्या होता है, कार्बन होता है। ये क्या है, कार्बन ही है, लेकिन इसका जो फिजिकल फॉर्म है वो आपका ऐसा है कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो आपका एक्टिविटी है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यही कार्बन जब आपको दूसरे फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट मिलते हैं। तो डायमंड के बारे में 1-2 पॉइंट और भी जान लीजिए कि डायमंड आपका हार्डेस्ट मटेरियल होता है। जितना भी आपका लोहा वगैरह जो भी मटेरियल है, उन सभी से हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, डायमंड है, और ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब बात करते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट आप जानते हैं पेंसिल में जो आपका यहां पर निप होता है ना, जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, यहां पर ये जो पेंसिल का आप निप देख रहे हैं, ये क्या है, ये ग्रेफाइट है, ठीक है, यही आपका ग्रेफाइट है। अब देखिए ये भी कार्बन है, लेकिन हम जो डायमंड जान रहे हैं, डायमंड भी कार्बन है, लेकिन आप इसको देखिए, इसका कैसा आपका स्ट्रक्चर है, कितना सॉफ्ट है। ये नाखून से मैं ऐसे कर दूंगा तो ये टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन डायमंड के बारे में मैंने क्या कहा कि डायमंड जो है ना वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ गया, डिफरेंस आ गया इनके फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से। इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ये आपका बने हुए हैं, मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर्ड हैं, उसकी वजह से। अब ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट एक तरीके से स्मूथ सरफेस होता है, स्लिपरी होता है। स्लिपरी मतलब कि भाई फिसलाऊ होता है। अब इसको कई जगहों पर इस्तेमाल भी किया जाता है। अब यहां पर देखिए ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, ग्रेफाइट में डिफरेंस यहां पर यह है कि जो ग्रेफाइट में कार्बन का एटम होता है, कार्बन एटम जो होता है वो 3 के साथ लिंक होता है। डायमंड में क्या था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब एक अगर ऊपर गया तो एक आपका इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा और एक इस तरफ आ जाएगा। इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है ये आपका लेयर वाइज स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब फ्लैट लेयर, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना। और चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक तरीके से फ्री रहता है। फ्री कहने का मतलब कि कंप्लीटली फ्री नहीं रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ज्यादा डिटेल में यहां पर जाना नहीं है, इसलिए मैं यहां पर बता नहीं पाऊंगा। और यहां पर ये आपका ऐसे लेयर बना, इस तरीके से लेयर बना, ठीक है, ये आपका लेयर बना। इस तरीके से आपका आपस में 3-3 बॉन्डिंग बनाकर ये सारे कार्बन एटम जो हैं ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पूरा हो गया। एक जो आपका एक एलिमेंट है वो फ्रीली घूम रहा है, वो आपका एक लेयर में घूमते रहता है फ्रीली। अब यहां पर उसके नीचे एक लेयर होगा, इसके ऊपर, मतलब ये आपका लेयर वाइज स्ट्रक्चर बनाता है ग्रेफाइट। एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, इस तरीके से लेयर वाइज स्ट्रक्चर बनाता है। और यहां पर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम सकता है, तो इस वजह से जो आपका ग्रेफाइट है ये क्या करता है, गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं कि भैया ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों होता है, तो इसी वजह से होता है। और यहां पर बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो काफी स्मूथ होता है और काफी स्लिपरी होता है। इस वजह से ग्रेफाइट को हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास फुलरीन है। अब फुलरीन जो है
ये एक तरीके से नया बनाया गया है हम कह सकते हैं, या फिर नया डिस्कवर हुआ है। ये एक तरीके का एलोट्रोप है कार्बन का, जो कि आपका स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर फुलरीन जो है ये आपका इलेक्ट्रोलिक फॉर्म है, जिसको कि सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, एच.डब्ल्यू. क्रोटो, स्माली या फिर रॉबर्ट कट के द्वारा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे बना था। तो भाई लेजर बीम का एक्शन जब हुआ था ग्रेफाइट के वेपर के ऊपर तब ये बना था। ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए। अब यहां पर देखिए तो ग्रेफाइट जो आपका फुलरीन का जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड C60 है फॉर्म, जो है सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाइड फॉर्म, ये आपका फुटबॉल का फॉर्म, जो फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही आपको देखने को लग रहा होगा। आप जिस तरीके से फुटबॉल में देखते हैं ना धारियां बनी हुई होती हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, फुलरीन क्यों पड़ा, क्योंकि अमेरिकन एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, इनके द्वारा एक तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसी के जैसा यह दिखता था, उसी वजह से इसका नाम फुलरीन पड़ गया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कहने का मतलब क्या है, मतलब है कि कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज हम जान लेते हैं जिसकी वजह से कार्बन इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब क्या है, ऐसा कहने का मतलब यह है कि भैया देखो जो कार्बन है वो उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना पाता है, इतने फॉर्म्स में पाया जाता है और भी तरीके से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या हैं जिसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा फॉर्म में या फिर इतने ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने पाता है। अब यहां पर देखें तो यहां पर बात करें तो यहां पर सबसे पहला आपके सामने जो प्रॉपर्टी है कार्बन का, इसको क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब ये क्या है, ये एक प्रकार सा प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट्स का, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कार्बन में मौजूद है, इसके अलावा और भी कर सकते हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन में ये प्रॉपर्टी है क्या, कैटिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है, इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब यह है कि कार्बन जो है वो आपस में जुड़कर कहने का मतलब क्या है कि कार्बन जो है ना वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बना लिया का मतलब आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, मतलब कार्बन के साथ ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है और क्या कर सकता है, स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन का निर्माण कर सकता है या फिर रिंग का निर्माण कर सकता है, और ये डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो गया, कार्बन से बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बन सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई देखो एक कार्बन अलग कंपाउंड, अब कार्बन में यहां H जोड़ दो, अलग कंपाउंड, सॉरी सिंगल कार्बन कंपाउंड नहीं होगा, बस मैं कह रहा था कि अब H के जगह कुछ भी हो सकता है, H के जगह और भी कुछ भी सिंगल बॉन्ड में आप जोड़ लीजिए तो वो भी एक प्रकार का नया आपका फॉर्म बन गया। अब C के बाद CC बन गया, यानी यहां पर क्या हो गया, दो कार्बन आ गए, ये सिंगल कार्बन और डबल कार्बन में फर्क हो गया। अब यहां पर आप चाहें तो H जोड़ सकते हैं या फिर कुछ और जोड़ सकते हैं, इसके साथ ही आगे C जोड़ते जाइए और जितना लंबा आप लाइन बना सकते हैं कार्बन से बनाते जाइए, और सभी जितने बार आप कार्बन ऐड कीजिएगा वो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। जितने बार हाइड्रोजन यहां से चेंज करके कुछ दूसरा चीज ऐड कर दीजिएगा वो नया कंपाउंड बन जाएगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कितने कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं आप, कितने हजारों लाखों की संख्या में आप कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि आप जहां से मान लीजिए कि आपने सी 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 इस तरीके से 1000 लंबा लिस्ट बनाया, कार्बन को जोड़कर 1000 कार्बन को जोड़कर एक चेन बनाया आपने, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़कर, बीच में से कहीं से एक हाइड्रोजन जो है उसको हटा दीजिए, कुछ नया चीज वहां पर जोड़ दीजिए, वो नया आपका कंपाउंड बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका कैटिनेशन, ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही यहां पर बता दिया, लेकिन कैटिनेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाकर एक लंबा चेन जैसा आकृति बना सकता है। मतलब कि कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बना लिया,
आगे फिर कार्बन बना लिया, फिर कार्बन को जोड़ लिया, कार्बन को जोड़ लिया, फिर कार्बन को जोड़ लिया, फिर कार्बन को जोड़ लिया। इस तरीके से जोड़कर कार्बन क्या है, लंबा चेन बना सकता है। अब ये चेन तो भाई चेन सीधा चेन भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। ब्रांच कहने का मतलब क्या हो गया, ब्रांच कहने का मतलब यह है कि कार्बन 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 और यहां पर एक कार्बन, ले भैया 4 5 कार्बन है, यहां पर भी 5 था, लेकिन ये अलग आपका कंपाउंड हो गया, ये अलग कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसके अलावा साइक्लिक फॉर्म भी ले सकता है कार्बन। साइक्लिक फॉर्म कहने का मतलब, साइक्लिक फॉर्म कहने का मतलब इस तरीके से आपका जो कार्बन है वो साइक्लिक फॉर्म भी ले सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो कार्बन है ना, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहने का मतलब यह है कि कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। बॉन्ड बना सकते हैं तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, वो चाहे लंबा चेन बना लें, चाहे एक ब्रांच निकाल दें, 2 ब्रांच निकाल दें, या फिर सर्कल बना दें, कुछ भी बना दें, ये उनकी मर्जी है, कार्बन की मर्जी है। ठीक है, तो ये आपका एक होता है प्रॉपर्टी कार्बन का, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब यहां पर देखिए, जो कार्बन है वो कैटिनेशन बहुत हाईली शो करता है। मतलब कि भैया देखो, और भी एलिमेंट्स हैं जो कि कैटिनेशन करते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में बना सकते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन से आप लिटरली हजारों की संख्या में कार्बन को आपस में जोड़कर एक लंबा सा चेन बना सकते हैं। आप ऑक्सीजन में वैसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप कार्बन में कर सकते हैं क्या, जी हां कर सकते हैं। तो इसलिए कार्बन के बहुत ज्यादा संख्या में आपके कंपाउंड्स बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटिनेशन होता क्या है। कैटिनेशन का डेफिनेशन आप यहां से देख लीजिए, और साथ में कैटिनेशन क्यों शो करता है कार्बन, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है, साथ में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से ये कैटिनेशन बहुत ही अच्छा शो करता है, बहुत ही हाईली कैटिनेशन शो करता है। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्या है, अगला है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं कार्बन का। टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 के फायदे क्या हैं, फायदा यह है क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। तो एक साथ 4 एलिमेंट के साथ, 4 एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसकी वजह से क्या हो गया, दूसरे जो एलिमेंट हैं उनके साथ बॉन्डिंग करके, दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करके ये नए कंपाउंड का निर्माण कर सकता है। मतलब कि यहां पर जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ या तो बॉन्डिंग कर ले, 4 हाइड्रोजन के साथ, या फिर 4 हाइड्रोजन को हटा के यहां पर क्लोरीन लगा दे, या फिर इसको हटाकर कुछ सोडियम लगा दे, या कुछ भी। मतलब मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर गलत होगा तो माफ कीजिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मतलब क्या हो गया, मतलब कि कार्बन जो है ना, क्योंकि उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की ताकत है, तो वो किसी भी एटम के साथ किसी भी तरीके से बॉन्डिंग आसानी से बना सकता है। ये उसके पास बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, छूट है कार्बन के पास, दूसरे एटम के पास ऐसा नहीं है। अब बोलेगा सर दूसरे एटम्स भी तो हैं जिनके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी बात यहां पर इतनी ज्यादा क्यों नहीं हो रही है, भैया नहीं होगी, क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बनाने का काम और जो फीचर कार्बन के पास है वो उनके पास नहीं। जैसे एग्जांपल आपका क्या है, जैसे आपका एग्जांपल है सिलिकॉन। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिलिकॉन के बारे में उतना ज्यादा बात नहीं होता है, क्योंकि सिलिकॉन एक बहुत बड़ा एटम है, उसके पास इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉन्डिंग वगैरह बनाने की, शेयरिंग करने की, जितने की फ्लेक्सिबिलिटी आपके कार्बन के पास है। इसलिए आपका कार्बन के पास काफी ज्यादा छूट हम कह सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा आजादी है हम कह सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, 10 लोग आपके परिवार में हैं, आप अगर कहीं घूमने जाइएगा तो आपको तुरंत डांट दिया जाएगा, कहां जा रहा है रे, कहे जा रहा है, घर आओ, 9 बज गया, घर आओ वापस, पढ़ो, ऐसे करो, ई मत करो, उ मत करो, कुछ मत करो, सब चीज मत करो,
होता है कि नहीं होता है? अगर आपके घर में बहुत ज्यादा संख्या में गार्जियन है तो। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर में आपको छूट दिया गया, आपके घर में केवल पापा हैं, मम्मी हैं और आपका एक दो भाई बहन है, तो आपको उतना ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको डांटने वाले कम है। बिल्कुल यहां पर कार्बन के साथ वही है कि कार्बन के ऊपर कोई उतने ज्यादा प्रेशर नहीं है, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कोई उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इसको छूट मिला हुआ होता है शेयरिंग वगैरह करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिसको ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ये आप समझ गए थे, ठीक है। लेकिन आपके बुक में एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है जिसको कि आप ध्यान रखिएगा, क्या कि द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी आपके कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं उसके ऑक्साइड, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को छोड़ करके वो सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ठीक है, अब यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या कि मतलब कार्बन अगर क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाए तो भी चलेगा, कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बनाए तो भी चलेगा, ऑक्सीजन के साथ बनाए तो भी चलेगा, नाइट्रोजन के साथ बनाए तो भी चलेगा, सभी के किसी के साथ बनाए चलेगा। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब यह है कि कार्बन का वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ आपका कार्बन है और साथ में सिर्फ एक प्रकार का एटम है, एलिमेंट है, कौन? हाइड्रोजन। मतलब कि क्या कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, दूसरा कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन समझ गए? तो यहां पर आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहां पर क्या हो गया, यहां पर आप देखिए ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन 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 है और साथ में हाइड्रोजन 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 है। लेकिन इसी तरीके से एक बना हमारा कंपाउंड जिसमें कि अंत में अगर क्लोरीन लग गया तो ये क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन अब नहीं है, क्योंकि क्लोरीन यहां पर आकर ऐड हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं हाइड्रोकार्बन के। अब देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में अब हमें पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर जो हिस्सा है उसको तो चैप्टर से उड़ा दिया गया है, नोमेनक्लेचर को गायब कर दिया गया है, उसमें पढ़ना था बहुत ज्यादा चीज, नाम वगैरह, तो वो अब उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है। लेकिन हां, ध्यान रखिए स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन को जनरली हाइड्रोजन बोल रहा हूं, हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन को आप जनरली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दो हिस्सों कहने का मतलब कि भाई आपका ओपन चेन कंपाउंड, इसके अलावा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कहने का मतलब सिंपल है कि भैया जो कार्बन है ना, कार्बन जो है वो सर्कल जैसा आकृति बना रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपस में बॉन्ड करके क्या हो गया? एक सर्कल जैसा एक स्ट्रक्चर बना लिया, ये आपका हो गया क्लोज चेन कंपाउंड हो गया। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक लाइन में आपको पढ़ लेना है कि भाई एग्जांपल एक दो देख लेना, बस द एंड। अब वैसे मैंने ये आपको जो आपका डिफरेंशिएशन है वो मैंने लगा दिया है, इतना ज्यादा आपको डिटेल में भी जानने की जरूरत नहीं है, बस ये आपका पार्ट, इसको आप कट कीजिए। आप ध्यान इधर दीजिए, ध्यान इधर दे क्या देना है कि ओपन चेन कंपाउंड मतलब कि जो सीधा वाला चेन होता है ना, उसकी बात हो रही है। क्या हो रहा है नीचे, अभी तुरंत हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ओपन चेन कंपाउंड को दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ ये भी हम नीचे देख लेंगे। सैचुरेटेड में आपका आ जाएगा अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आ जाएगा। चलिए मैं शॉर्ट में बता ही देता हूं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखिए अल्केन कहने का मतलब क्या होता है? अल्केन कहने का मतलब होता है कि आपका जो कंपाउंड बना है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सारे, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। मतलब कि मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन सकते थे वो बन गए। ठीक है, ये आपका हो गया सैचुरेटेड कि अब भैया पेट भर गया मेरा, अब और नहीं खा सकता हूं, जितने कंपाउंड, जितने पार्टनरशिप, जितने शेयरिंग मैं कर सकता था सब मैंने कर लिए, अब एक भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकता हूं। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें मिनिमम एक आपका या तो डबल बॉन्ड है तो मतलब अल्कीन है, या फिर मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब क्या? मतलब कि एक एक्स्ट्रा कम से कम हाइड्रोजन जोड़ने की कैपेसिटी अभी बची हुई है। उस डबल बॉन्ड को हटाकर एक सिंगल बॉन्ड कर दो और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कर दो तो क्या हो गया? आपका सैचुरेटेड हो गया।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहां पर अभी तुरंत मैं उसको नीचे और डिटेल में समझाने वाला हूं, तो अभी वेट कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर मेनली बात करें तो जो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, यहां पर जब भी आपका बात होता है तो कुछ स्पेशल प्रकार के फॉर्मूलों की बात होती है। मतलब कि आपका फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो वो कई तरीके से लिखा जाता है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे बोलेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए, तो इसका मतलब क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला बताइए या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, तो ये सारी चीजें होती क्या हैं ये आपको पता होगा तभी तो बताइएगा ना। तो यहां पर लिविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है ये जरा सा देख लेते हैं। अब ये एक तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट और कंबाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट दिखाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर C2H6 का आपका एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे यहां पर आप देख सकते हैं बॉन्ड को दिखाया गया है किस तरीके से कि भैया देखो यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक आपका यहां पर आ गया तो इसको डॉट से दिखा दिया, यहां पर हाइड्रोजन को भी डॉट से दिखा दिया, यहां पर भी डॉट से दिखा दिया। तो इससे क्या हम कर रहे हैं, जो बॉन्डिंग बन रहा है उसको दिखा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक नया बनाकर दिखाता हूं, इससे शायद आपको उतना ज्यादा क्लियर नहीं होने पाएगा। यहां पर इसको बनाते कैसे हैं ये भी है, और ये होता कैसे है, दिखता कैसा है ये भी देखिए। यहां पर कार्बन हो गया, कार्बन के आर पार हमने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, CH4 का इमेज बना रहे हैं, CH4 का बना रहे हैं। अब ये कार्बन है, 4 हाइड्रोजन के साथ हमको शेयरिंग या फिर पेयरिंग करना है। एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। तो पेयरिंग को हम ऐसे दिखा देंगे ओवरलैप करते हुए। यहां भी हाइड्रोजन को हम ओवरलैप करते हुए दिखा देंगे, यहां भी ओवरलैप करेगा और यहां भी ओवरलैप करेगा। अब ये चारों ओवरलैप हमने करा दिया। कार्बन के 4 एटम हैं, 4 एटम है तो हम इसके एटम बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम X से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमने डिनोट कर दिए X से, जो कि पेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टनरशिप में हिस्सा ले रहे हैं। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हिस्सा ले रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको जी डॉट से दिखा देते हैं, डॉट से शो कर देते हैं। तो इससे क्या आपको पता चला, इससे पता चला कि भाई ये हाइड्रोजन है, इसके साथ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, साथ में इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयरिंग हो रहा है। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। आपको जो भी फॉर्मूला दिया जाएगा या फिर जो भी आपका कंपाउंड बोला जाएगा उसका आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा, अगर आपको पूछा जाता है तो। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जनरल फॉर्मूला। अब भैया जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला सिंपली होता है कि भाई कोई अगर हमारा कार्बन है तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्बन से हमारा क्या एटम, मतलब क्या कंपाउंड बनेगा। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि जो मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, किस चीज के कितने एटम होंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है। जैसे अल्केन की बात करें तो यहां अल्केन लिखा हुआ, अल्केन की बात करें तो अल्केन का यह फॉर्मूला होता है, मतलब CnH2n+2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक कार्बन का अगर एटम होगा तो उसके साथ में हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, तो H यहां पर 2n के जगह पर 1 है तो 2 × 1 + 2, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन के 4 एटम होंगे। मतलब 1 और 4, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 4। अब इसको और भी डिटेल में हम देखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यह जनरली आपका डिनोट करता है कि आपका कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कितने होंगे। ठीक है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में स्पेसिफिक एटम कितना होगा। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरीके से शो करता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या, मतलब कि कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम, ये एक तरीके से जैसे CH4 मैंने लिख दिया तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कैसे, यहां पर हमें पता चल गया कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। इसी तरीके से और भी आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और ये क्या शो करेगा, आपका शो करेगा कि
भाई एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में, किसके कितने एटम हैं, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करता है। इसके बाद है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला कहने का मतलब क्या है, उससे पहले आप देख लीजिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल में बनाते हैं कि भैया देखो कार्बन के बाद कार्बन के साथ यहां पर पार्टनरशिप, यहां पर पार्टनरशिप, यहां पर भी पार्टनरशिप, ये हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताया, यानी डिटेल्ड पूरा फॉर्मूला पूरा स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करें कि कहां पर किसका पार्टनरशिप हो रहा है, तो यह आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला में पता चल जाएगा। जैसे CH3 लिखा गया और यहां CH3, तो आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं CH3COOH, ये क्या है, ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है। कैसे कंडेंस्ड फॉर्मूला है, तो यहां पर अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो यहां पर आपका क्या होगा, C के साथ 3 H, ये H हो गए और साथ में C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका हो गया। मतलब यहां पर एक हिस्से को हमने क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया, और यहां पर ये जो हिस्सा है इसको हमने COOH लिख दिया। ये क्या हो गया, हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी तो हमने साथ में देख ही लिया कि यहां पर हम क्या दिखाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में रियल फॉर्मूला किस तरीके से अरेंज्ड है, ये हम कहां दिखाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। ठीक है, अब यहां पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ब्रीफली बात किया जा रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, कि यहां पर देखिए सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड आपका सिंपली कहें तो अल्केन कहलाते हैं ये। अब यहां पर सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड जितने बन सकते हैं अलग अलग एटम के साथ, वो हमने बना लिए। जैसे यहां पर सारे क्या हैं, सारे आपके हैं सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सारे। लेकिन यहां पर अगर आप अल्कीन में देखें, जो कि एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फॉर्म है, इसमें क्या है, बीच में एक डबल बॉन्ड है। मतलब कि एक अगर हम बॉन्ड को हटा दें यहां से, और दोनों में क्या कर सकते हैं, हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अभी फुल कैपेसिटी पर यह नहीं है, पेट इसका नहीं भरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने का। यह अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, यह भी सैचुरेटेड हो जाएगा, इसका भी पेट भर जाएगा। यहां पर भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो सकता है, यह ट्रिपल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड बन सकता है, और यहां पर ये दोनों क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो यह क्या हो गया, यह एक तरीके से डिनोट कर रहा है कि बॉन्डिंग के मामले में, अलग अलग एटम के साथ बॉन्डिंग के मामले में ये क्या हो गए, अभी पूरी तरीके से पेट इनका नहीं भरा है। ये सिंपली इस बात को डिनोट कर रहे हैं। अब यहां पर आइए बारी बारी से तीनों प्रकार के जो हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, इनको हम जरा सा पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का हमारा मतलब क्या है, मतलब कि सभी जगहों पर सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं, या फिर पैराफिन कहते हैं। ठीक है, पैराफिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्केन आपका इंपॉर्टेंट है, अल्केन को ध्यान में रखिए। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जितने भी आपके कार्बन हैं, कार्बन एटम हैं, वो सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं किसी दूसरे एटम या फिर एलिमेंट के साथ। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल क्या है, CH4 को यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। सारे बॉन्ड किस प्रकार के बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। अल्केन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड। अल्केन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये जो हमारा अल्केन होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि भैया जितने भी कार्बन होंगे उससे दुगना हाइड्रोजन होगा, साथ में दो और हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन की जगह और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे हमने क्या किया, CnH2n+2, ये है +2 है। ठीक है, C हमने अगर 1 लिया तो हाइड्रोजन 2n+2, 2 × 1 + 2
क्या होगा 4 होगा हाइड्रोजन। हमने अगर 2 लिया 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 होगा यहां पर। इस तरीके से इसी जनरल फॉर्मूला को फॉलो करके अल्केन बनेगा। अब यहां पर ये हमारा एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया जनरल फॉर्मूला का, जनरल फॉर्मूला अल्केन का। यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, आपसे अल्केन का कोई भी फॉर्म बनाने के लिए पूछ भी सकता है। ठीक है, ये उतने ज्यादा मतलब हेवी चीज नहीं है, बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर यही चीज समझाया गया एग्जांपल, मैंने ही बनाया है, समझाया नहीं गया। ठीक है, इफ n इक्वल टू 1 CnH2n प्लस 2, c के जगह n के जगह पर हमने 1 रख लिया, फिर n यहां पर 1 रख लिया, 1 प्लस 2 हो गया, CH4 हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़े तो यहां पर हमारा n अगर 2 होगा, n अगर 2 होगा तो क्या होगा CnH2n प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6 हो गया। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमने 1 से 10 तक क्या करके रखा है, लिस्ट बनाकर रखा है, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसका। अब यहां पर देखिए नोमेनक्लेचर तो पढ़ना नहीं है, लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए कि भैया देखो अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ कहेंगे हम, क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। 2 होगा इथ होगा, 3 होगा प्रोप होगा, 4 होगा ब्यूट होगा, और 5 होगा पेंट होगा, और 6 होगा हेक्स, 7 होगा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, और 9 होगा नॉन, और यहां पर 10 होगा डेक। और साथ में यहां पर अंत में एन लगा हुआ है, ANEN लगा हुआ है। ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग अल्केन में डील कर रहे हैं। क्या में डील कर रहे हैं, अल्केन। अल्केन में हमने यहां से N उठा लिया और यहां पर हमने जोड़ दिया, तो 1 कार्बन एटम है तो क्या हो गया, मिथ हो गया, और प्लस में N हो गया, N अल्केन का, तो क्या बन गया, मीथेन बन गया। तो सिंपली आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि भैया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा यहां पर। ठीक है, तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, क्योंकि यहां पर अल्केन है एन लग जाएगा। अब यहां पर अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मिनिमम एक जगह आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। मिनिमम एक जगह अगर आपका पूरे चेन में, पूरे आपके स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड है एक भी, तो वो क्या हो गया, वो आपका अल्कीन हो गया। ठीक है, अल्कीन को सिंपली आप यहां पर देखिए, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, प्लस 2 वाला गायब हो जाता है। CnH2n कहने का मतलब क्या, कि अगर N1 है, कार्बन एटम 1 है, तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन उसका दुगना होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन 1 2, तो हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या हो गया, अल्कीन हो गया। अब यहां पर डबल बॉन्ड मिनिमम एक जगह है, मतलब क्या, एक से ज्यादा जगह हो सकता है, लेकिन उसकी बात यहां पर हमें नहीं करनी है, नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ना ही नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में मत जानिए। लेकिन हाँ जान लीजिए कि भैया एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है चेन में, लंबा चेन बनेगा तब। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है, यहां पर अल्कीन को हमने बात कर लिया, अल्कीन, और हां यहां पर मिथ वगैरह था ना, तो मिथ में क्या हो जाएगा, मिथ, मिथ मतलब एक कार्बन। अब क्या हम लगाएंगे, ईन लगाएंगे, ENE। क्यों, क्योंकि हम डबल बॉन्ड के साथ अब डील कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, मिथीन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं कि भाई एक मिनिमम आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मिनिमम डबल बॉन्ड होने के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए। इस वजह से जो आपका मिथीन वर्ड है ना, ये होगा ही नहीं। मिथ का मतलब क्या, सिंगल कार्बन एटम, तो भैया सिंगल कार्बन एटम अकेले डबल बॉन्ड कहां से बनाएगा, तो इसलिए जो आपका अल्कीन होता है ये शुरू कहां से होता है, नंबर 2 से होता है। नंबर 2 कहने का मतलब क्या है, C2H4 से शुरू होता है, और ये जो CH2 है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका कंपाउंड होता ही नहीं है, ये कंपाउंड बनता ही नहीं है CH2। ठीक है, तो यहां से शुरू होगा, और शुरू के जो 10 हैं उसको यहां पर आप देख सकते हैं, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डिकीन। तो यहां पर इन सभी को आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। सब में क्या है, मिनिमम सिंगल बॉन्ड, मिनिमम
एक जगह पर डबल बॉन्ड है। अब यहां पर कहीं और पर भी डबल बॉन्ड हो सकता था, लेकिन उसको यहां पर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस बेसिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं कार्बन के। क्योंकि आगे क्लासेस में जाइएगा ना, 11 12th में अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, साइंस लेते हैं, तो आपको वहां से अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारी चीजें पढ़नी है, सारा नोमेनक्लेचर पढ़ना है, सब चीज पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक है, ये सारी आप देख सकते हैं कि भाई कहीं एक जगह पर आपका क्या है, शुरुआत में ही डबल बॉन्ड है। अब इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और भी जगहों पर डबल बॉन्ड हो सकता है, उस सब की बात यहां पर हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अल्काइन क्या हो गया, अल्केन हो गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड। अल्कीन क्या हो गया, मिनिमम एक जगह डबल बॉन्ड। अल्काइन क्या हो गया, मिनिमम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा, एक जगह मिनिमम ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब यहां पर क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। यहां पर क्या चेंज हो गया, यहां पर हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। कैसे, -2 मतलब क्या, अगर एक हमारा कार्बन एटम होगा, क्या एक कार्बन एटम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सिंगल कार्बन खुद के साथ क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं कर सकता है। तो यहां पर ये कैंसिल, टो पर आते हैं, तो अगर हमारा n होगा तो यहां पर H2n यानी कि C2 ये हो सकता है क्या? जी हां, हो सकता है। ये कैसे होगा, तो ये इस प्रकार होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर C2H2 क्या हो गया, दो कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। ये आपका क्या बन गया, ये अल्काइन बन गया। ठीक है, अल्काइन। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें, अगर N3 होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, कुछ खास नाम हैं, तो इन सारे नामों को ठीक से आप देख लीजिए। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसके बाद पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, ये सारे आप ध्यान में रखिए। और सबका हमने क्या किया है, कंडेंस्ड फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया C2H3, C3H4, C4H6, C5H8, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड कार्बन चेन। अब ब्रांच के बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। तो यहां देखिए कार्बन क्या हुआ, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर देखिए, यहां पर 4 कार्बन की वजह से हमारा, यहीं पर बता देते हैं पहले क्या दिखाना है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता था, ये ऐसे 4 कार्बन का भी एक आपका लंबा लिस्ट जैसा बन सकता था, मतलब कि लंबा सीरीज बन सकता था। लेकिन यहां पर क्या हो गया, ब्रांच बन गया। यहां पर बीच में से ही, तीसरे बीच वाले से ही कार्बन से एक कार्बन अलग निकल गया, और ये क्या बन गया, एक अलग पार्ट बन गया। ये आपका क्या हो गया, ब्रांच्ड कार्बन चेन बन गया। तो यहां पर इस तरीके से भी आपका स्ट्रक्चर बन सकता है। इससे भी क्या होता है, आपका जो प्रोबेबिलिटी है, आपका जो कार्बन कंपाउंड्स की संख्या है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे हमारे सामने आता है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड को हमने पहले ही बात किया था कि भाई सर्कल जैसा आकृति बना लेते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन 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 6 कार्बन मिलकर आपस में क्या कर लिया, एक सर्कल बना लिया, और आगे चलकर यहां पर हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ लिया, सभी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये साइकिल जैसा सर्कल आपका साइक्लिक कहा जाता है। सर्कल जैसा आकृति ये बना लेते हैं। ये आपके सामने बेंजीन है, यहां पर हाइड्रोजन सिंगल है सबके साथ जुड़ा हुआ, लेकिन अल्टरनेट करके ये जो कार्बन है, इन्होंने आपस में क्या किया है, डबल बॉन्ड बना लिया है। इसी को बेंजीन हम कहते हैं। ठीक है, ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें, आगे हमारा आ गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कुछ खास चीज नहीं, मतलब बहुत स्पेशल, समझने में ज्यादा हेवी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। भाई देखो, ऊपर हमने देखा हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन में क्या था, कार्बन हाइड्रोजन, सब जगह कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ जुड़े हुए थे। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इस तरीके से जुड़े हुए थे। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई दूसरा एलिमेंट होता है जो कि आकर उसी कंपाउंड में जुड़ गया, और पूरे कंपाउंड का जो फंक्शन है ना, वो पूरा चेंज कर दिया।
पूरा उसका प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, पूरा उसका मतलब स्टाइल कंप्लीटली उसको बदल दिया, वो अब दूसरा चीज बन गया है। तो ये जो आपका अलग से आकर जुड़ा, जो आपका एलिमेंट हम कह सकते हैं, एटम जो आकर जुड़ा अलग से, ये आपका कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। अब ये आपका क्या होगा, जैसे कि OH हो सकता है, या फिर Cr Br, यानी जो हेलोजन ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, उसके साथ वो सारे आ सकते हैं, Cr Br ये सारे आ सकते हैं। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, इस तरीके से जो आकर जुड़ेंगे, ये आपका क्या कहलाएंगे, हेलो कहलाएंगे, हेलो ग्रुप, हेलो फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ ही अल्कोहल अगर जुड़ेगा, अल्कोहल कहने का मतलब कि OH अगर आकर जुड़ता है तो ये क्या होता है, अल्कोहल होता है। अल्डिहाइड COOH होता है। इसके साथ ही कीटोन C डबल बॉन्ड O होता है, दोनों तरफ से यहां पर आपका बीच में ये जाकर लग जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, C डबल बॉन्ड O, OH होता है COOH। ठीक है, अब यहां पर देखें जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर अगर आप देखें जो फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड O, OH, ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये उतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, उतना ज्यादा मतलब समझने में ज्यादा हेवी नहीं है, सिंपल सा चीज है कि भाई देखो कोई कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि मान लो कि यहां पर क्या है, यहां पर CH4 है या फिर C2H6 है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा दो, क्लोरीन को लाकर जोड़ दो, CH3Cl, तो ये Cl यहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, जिसने इस पूरे कंपाउंड को नया कंपाउंड बना दिया, पूरा इसका फंक्शनलिटी चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, पूरा स्टाइल सब चीज चेंज कर दिया। तो Cl क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसी तरीके से क्लोरीन के जगह पर और भी कुछ आकर जुड़ सकता है। क्या जुड़ सकता है, अल्कोहल यानी कि OH आकर जुड़ सकता है, अल्डिहाइड जुड़ सकता है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आकर जुड़ सकता है, जो कि एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा नए प्रॉपर्टीज के साथ, और ये ही एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप का काम होता है। ठीक है, आगे है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म भी आपको पढ़ना है। अभी आइसोमरिज्म क्या होता है तो यहां पर देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हमने देखा था, जैसे कि C2H6, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ एटम्स, किस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम हैं। ये आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन आपका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और ये क्या कहलाएंगे, आइसोमरिज्म कहलाएंगे। और ये फेनोमेना या फिर ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। अब जैसे यहां पर देखें तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। ऊपर हमने देखा था ना कि ब्रांच बन जाता है कि भाई क्या है, जैसे C5H12, ये आपका हो गया। अब ये दो फॉर्म में पाए जा सकते, सॉरी C5 को छोड़िए, C4H10 लेते हैं क्योंकि उसका इमेज है यहां पर, C4H10 लेते हैं। अब यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। जैसे यहां पर देखिए, एक आपका स्ट्रेट लाइन में आपका सीरीज बना हुआ है, ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा यहां पर क्या बन गया, यहां पर ब्रांच बन गया। तो इन दोनों में देखिए ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 4 कार्बन यहां भी हैं, 4 कार्बन यहां भी हैं, 10 हाइड्रोजन यहां पर भी हैं, 10 हाइड्रोजन यहां पर भी हैं, लेकिन दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब एकदम अलग अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ना, वो भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से इनके जो आपका क्या कहते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। एक सेकेंड,
ठीक है। तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है और ये एक तरीके से बिल्कुल ही डिफरेंट आपके केमिकल की तरह बिहेव करते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट एलिमेंट नहीं कह सकते, कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। अब यहां पर आगे है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज भी बहुत ही सिंपल चीज है, उतना कोई खास नहीं है इसमें। होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब क्या है? मतलब बहुत ही सिंपल है कि भैया देखो, कोई हमारा कार्बन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कार्बन को जोड़कर एक चेन बनाते जा सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। कौन सा प्रॉपर्टी? कमेंट करो नीचे, बताओ जरा कि अभी तक तुम पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो, ऊपर तुमने समझा या फिर नहीं समझा। ठीक है, तो यहां पर देखिए होमोलोगस सीरीज में क्या होता है। होमोलोगस सीरीज में जरा डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। A series of similarly constituted compounds in which members present have the same functional group and similar chemical properties, and any two successive members are in a particular series differ in their molecular formula by a CH2 unit is called a homologous series. नाम क्या देख रहे हैं? होमोलोगस सीरीज। मतलब क्या है? एक प्रकार का ये सीरीज है जो कि एक जैसा है। होमोलोगस सीरीज का सिंपल यही ना मतलब हो गया, एक सीरीज है जो कि एक जैसा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपका सीरीज कैसे बनेगा? सीरीज इस तरीके से बनेगा, CH4। अब इसमें हम CH2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। इसमें हम CH2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? C3H8 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, CH2 जोड़ते जाएंगे और नया हमारे पास कंपाउंड बनते जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या है? होमोलोगस सीरीज है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सिर्फ CH2 का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। और इनके बीच में क्या होगा? अगर मान लीजिए इस तरीके से ये क्लियर रहते हैं, क्लियर मतलब ये अगर हाइड्रोकार्बन है तो ये हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। अगर इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो भी रह सकता है। समझ गए? तो उसके बीच में, इन सभी के बीच में एक पूरा मतलब कि ये एक प्रकार का सीरीज है जिसके बीच में डिफरेंस क्या होगा? एलिमेंट्स के बीच में सीरीज में CH2 का डिफरेंस होगा। अगर मान लीजिए यहां पर CH4 के जगह रहे CH3Cl, अब यहां पर हम CH2 जोड़ते हैं तो CH2 क्या होगा? C2H5Cl, C3H7Cl। ये क्या हो गया? ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? होमोलोगस सीरीज हो गया। ये होमोलोगस सीरीज क्यों हो गया? क्योंकि ये एक प्रकार का हमारा सीरीज बन गया, सीरीज बन गया जिसके बीच में डिफरेंस क्या है? सिर्फ CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखते हैं और क्या है। अब यहां पर देखें एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज का, वही चीज जो मैंने बताया, CH4 हमने जोड़ दिया CH2 तो C2H6, फिर CH2 जोड़ा था C3H8, उसमें CH2 जोड़ा था C4H10, ये प्रकार का। ठीक है, अब यहां पर अल्कोहल का अल्कोहल मतलब OH जुड़ा हुआ है तो CH3OH, C2H5OH, डिफरेंस क्या है? CH2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से आपका अल्डिहाइड का है, COH आपका अंतिम में जुड़ा हुआ होता है अल्डिहाइड में, CH3COH, C2H5COH, C3H7COH। मतलब क्या? मतलब कि डिफरेंस CH2 का केवल है। ठीक है, इसके साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH जुड़ा हुआ है, H CH3COH, C2H5COH, C3H7COH। मतलब क्या? CH2 का सिर्फ डिफरेंस है। यही चीज हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज, होमोलोगस सीरीज के प्रॉपर्टीज की हम यहां पर बात कर लेते हैं। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि होमोलोगस सीरीज में जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं इनका सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है। मतलब CH2 जोड़ने से उतना ज्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलता है। साथ में जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज करता है। मतलब होमोलोगस सीरीज में CH2 जोड़ेंगे तो एक डिफिनिट अमाउंट हम जोड़ रहे हैं, क्या? एटम जोड़ रहे हैं डिफिनिट अमाउंट में। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो भी डिफिनिट अमाउंट में ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसके साथ ही यहां पर
प्रॉपर्टीज में यह भी आ सकता है कि जो होमोलोगस सीरीज है इसमें सीरीज के जो एलिमेंट है उनमें डिफरेंस क्या रहेगा, सिर्फ CH2 रहेगा। और साथ में प्रॉपर्टीज में यह भी होगा कि जैसे जैसे हम CH2 जोड़कर लंबा लंबा चेन बनाते जाएंगे उससे क्या होगा, उससे हमारा CH2 जैसे जैसे जोड़ेंगे लंबा चेन जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ ही जो हमारा होमोलोगस सीरीज में जो हर एक हमारा एलिमेंट होता है, मतलब एलिमेंट कहने का मतलब यहां पर हमारा एलिमेंट वाला एलिमेंट नहीं, जैसे CH4 C2H6, तो ये हमारा एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, सीरीज का एलिमेंट है। इस सीरीज में एक एलिमेंट है, ये भी, इसके बाद आगे वाला भी। तो इनके बीच में जो वेट का डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा, 14 यूनिट का होगा। 14 यूनिट किस चीज का यूनिट, आपका एटॉमिक मास का यूनिट। ठीक है, 14 एटॉमिक मास का यूनिट जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि 14 यूनिट जो है वो CH2 का वेट है। तो CH2 अगर हम लिस्ट में जोड़ रहे हैं, हर में हम CH2 बढ़ा रहे हैं तो हमारा वेट भी 14 यूनिट बढ़ेगा, फिर से 14 यूनिट, फिर से हमारा बढ़ाएंगे तो 14 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं होमोलोगस सीरीज हमारा लंबा होता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वेट भी बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा और भी चीजें इंक्रीज करेगी। तो यहां पर मुझे क्या, मेरे ख्याल से यह चैप्टर मैंने काफी अच्छी तरीके से समझा है। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आगे मैं लाने वाला हूं इस चैप्टर के ऊपर और भी वीडियो जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्पेशली डील करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो उसके ऊपर मैं उस वीडियो में डील कर दूंगा, आप जरा नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।